हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जंतुओं और पौधों में परिवहन की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड जो है वो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड किस तरीके से बना होता है, ब्लड जो है वो दो चीजें से मिलकर के बना हुआ होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, यानी कि ब्लड कार्पसेल्स। तो प्लाज्मा जो है उसका 90% भाग जल होता है, 10% भाग में प्रोटीन, हॉर्मोन्स और आपका चीजें मौजूद होती हैं। प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, हार्मोन्स मौजूद होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल मौजूद होता है। और उसके बाद आपका जो दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं, हाँ, ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं। ब्लड कार्पसेल्स जो है वो 3 प्रकार की होती है। ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स। हम पढ़ रहे हैं तरल संयोजी ऊतक जो होता है ब्लड, उसके बारे में। ये आपका ब्लड क्या है, हम तरल संयोजी ऊतक होता है जो ब्लड, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड क्या है, हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। क्लियर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ब्लड की क्या क्या चीजों से मिलकर के हमारा ब्लड बना हुआ है, पहले हम वो चीज जानेंगे। हमने प्लाज्मा के बारे में जान लिया। अब ब्लड में हम ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स उसमें मौजूद होती हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स। फर्स्ट क्या होता है, red blood cells या erythrocytes. They contain a red pigment called hemoglobin. रेड ब्लड सेल्स या जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसमें एक लाल रंग का पिगमेंट मौजूद होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, which transports oxygen to all cells of the body by combining with oxygen to form a compound called ऑक्सीहीमोग्लोबिन। द मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। 3 चीजें, 3 पॉइंट्स आपको बताई गई। लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर एक लाल रंग का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसीलिए हमारे खून का रंग जो है वो लाल होता है। उस हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बनाता है। और जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को, बहुत सारे ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, इसलिए उनके पास केंद्रक नहीं होता है ना। तो ये आपका स्पेशल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कि आरबीसीज के पास केंद्रक नहीं होता है ना। ये आपका एग्जाम में भी, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कोई आपका, है ना, तो वो ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीसीज के पास एक केंद्रक जो है वो मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ये ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, दे आर लार्जर देन आरबीसीज एंड डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। ये जो है लाल रुधिर कणिकाओं से बड़े होते हैं साइज में, और इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन ना होने के कारण इनका रंग जो है वो सफेद होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये, इन्हें हम शॉर्ट में WBC भी कहते हैं। क्या कहते हैं, WBC का काम क्या है, दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट एंटर द बॉडी। ये हमारे शरीर में जो एंटर कर जाते हैं जर्म्स, कीटाणु, उनसे लड़ने में ये रक्षा करते हैं। और दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, यानी कि ये क्या करते हैं, ये शरीर में कीटाणुओं से लड़कर
लड़कर हमें रोग से बचाते हैं। क्लियर है। तीसरा है आपका ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? आप सभी ने नोटिस किया होगा, व्हेन यू गेट इंजर्ड, जब भी आप कभी भी कोई घटना हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है, आप घायल हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग होने लगती है, मतलब खून बहने लगता है, खून का रिसाव होने लगता है शरीर से। लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं, आपने पट्टी वट्टी की जब, तो खून जो है बहना बंद हो जाता है। ब्लीडिंग स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। बट व्हाई? लेकिन ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ प्लेटलेट्स। ऐसा जो है वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एन इंजरी, है ना। किसी भी घटना के समय, किसी भी घटना में जब चोट लग जाए, तो इंजरी के दौरान क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होने वाली है, यानी कि रक्त का थक्का जमने लगता है। किसके कारण जमने लगता है? ब्लड प्लेटलेट्स के कारण जमने लगता है ना। द प्लेटलेट्स आर स्मॉलर देन आरबीसीज। और प्लेटलेट्स जो है वो आरबीसी से साइज में छोटी होती है। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ? ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये आरबीसी से बड़ी होती हैं और प्लेटलेट्स आरबीसी से छोटी होती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों का? डब्ल्यूबीसी आकार में आरबीसी से बड़ी होती है और प्लेटलेट्स आकार में आरबीसी से छोटी होती है। क्लियर है सभी बच्चों का? अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको आप देखेंगे आफ्टर ब्लड डोनेशन, है ना। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी मैं। आफ्टर ब्लड डोनेशन यानी कि हम रक्तदान के बाद क्या होता है हमारे साथ? ब्लड डोनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रक्तदान। रक्तदान के बाद क्या होता है? द फ्लूइड गेट्स रिप्लेस्ड इन फ्यू आवर्स एंड द रेड ब्लड सेल्स विद इन 4 वीक्स। ब्लड डोनेशन के बाद यानी कि रक्तदान के बाद जो भी फ्लूइड हमारे शरीर से निकला है वो कुछ घंटों में रिप्लेस हो जाता है, और जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं निकली हमारे शरीर से, उनको रिकवर होने में 4 हफ्तों का टाइम मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद कम से कम 1 महीने के बाद ही आप दोबारा से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। टेक्स अराउंड 8 वीक्स, है ना, कम से कम 2 महीने का अंतर होना चाहिए। इट टेक्स अराउंड 8 वीक्स टू रिस्टोर द आयरन लॉस्ट आफ्टर डोनेशन। आपने जो रक्तदान किया है उसकी भरपाई के लिए आपके शरीर को कम से कम 2 महीने का, 8 वीक्स का मतलब 2 महीने का टाइम चाहिए उसको रिकवर करने के लिए। पहला पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया? दो रक्तदान के बीच कम से कम
8 हफ्तों का अंतर होना चाहिए। Platelets are produced at the rate of 200 billion per day in the human body. हमारे मानव शरीर में जरूरत के अनुसार अगर हम स्वस्थ हैं तो 200 बिलियन तक प्लेटलेट्स की संख्या जो है मानव शरीर में एक दिन में प्रोड्यूस होती है, मतलब प्लेटलेट्स का जो उत्पादन होता है। अच्छा, प्लेटलेट्स जो हैं किसी भी प्रकार का बुखार आने के दौरान आपने ब्लड टेस्ट में देखा होगा प्लेटलेट्स काउंट जो है वो देखा जाता है। तो प्लेटलेट्स काउंट, जब हमें कोई फीवर होता है तो प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। आपको पता है कि जब हमें कोई फीवर होता है तो प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो डाउन हो जाता है, और उनको बढ़ाने के लिए हम अलग अलग चीजें खाते हैं। अब ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं ये आपको पढ़ना है। तो सभी बच्चों का ब्लड और ब्लड के जो है कंपोनेंट्स वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स, व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। रक्त क्या है, रुधिर क्या है, और रुधिर के अंदर मौजूद चीजें जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके कंपोनेंट्स घटक कौन कौन से हैं वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको उसको नोट करने के लिए भी बोला था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला नोट कर लेंगे। ये तीनों आप सभी को नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। सभी बच्चे रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स या उसको ब्रैकेट में आरबीसीज लिखेंगे, और लाल रुधिर कणिकाएं भी लिखेंगे। सभी बच्चे व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में लिखेंगे। तो जो कुछ हिंदी में लिखने वाले बच्चे थोड़ा सा हिंदी में भी लिख लेंगे, मैंने लिख दिया है, और इंग्लिश वाले बच्चे जो है उसको इंग्लिश में कॉपी कर लेंगे। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में भी सभी बच्चे लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चों ने आई होप कि सारा नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपको पता चल गया। हम बात करेंगे बच्चों फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के क्या क्या कार्य हैं, है ना। तो हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो ज्यादातर सामान्य तौर पे रक्त के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड जो है वो निरंतर पूरे शरीर में खून बहता रहता है। ठीक है, तो उसके मुख्य कार्य क्या क्या है। ब्लड जो है इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स। पहला काम क्या है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। इस लाइन को समझेंगे। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है, तो ब्लड क्या करता है, मैंने आपको बताया था ब्लड कंपोनेंट्स में कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें आरबीसी मौजूद होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल्स लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जब हम सांस लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, और हमारे ब्लड में मौजूद जो आरबीसीज होते हैं उसके अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को बांध लेता है अपने साथ, और पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है, जिससे क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। उसके अलावा जब भी रेस्पिरेशन होती है
तो जो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व भी टूट जाते हैं, तभी हमें ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज के विखंडन से हमें ऊर्जा मिलती है, और ग्लूकोज के विखंडन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी श्वसन प्रक्रिया जो है वो भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। तो पहला क्या काम है? परिवहन का। रक्त के कार्य में पहला काम है कि पोषक तत्वों व ऑक्सीजन का परिवहन। पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन, ये काम कौन करता है? ये काम ब्लड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। इट ऑल्सो carries waste materials from the different parts of the body to be removed by the excretory organs, है ना। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है यहाँ पे? CO2, है ना। फिर हम श्वसन वाली ही प्रक्रिया को रिकॉल करेंगे, उसके बारे में फिर से सोचेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। जब हम सांस लेते हैं, है ना, जैसे ही हम सांस लेते हैं, आप एक लंबी गहरी सांस खींच के देखिए। जब भी हम सांस लेते हैं, हमने अपनी सांस को अंदर लिया तो हमारे सांस में ऑक्सीजन गई हमारे ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन हर एक कोशिका तक पहुंची, हर एक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया हुई और उत्पाद के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक है, जहरीला है, या हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अब इस उत्सर्जी पदार्थ को हम अपने शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे? तो हम इस उत्सर्जी पदार्थ को, जब हम अपनी सांस बाहर को छोड़ते हैं, तो ये उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो जो हमारा ब्लड है वो वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है, और अलग अलग शरीर के विभिन्न अलग अलग अंगों से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके और शरीर के बाहर कर देता है। तो ब्लड का एक और काम हो गया, क्या हो गया? जिसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। ब्लड का एक और काम हो गया, वो उत्सर्जी पदार्थ को भी बाहर ले जाने का काम करता है। कैसे? वो ब्लड जो है हमारे हार्ट तक पहुंचता है, वहां से फेफड़ों के रास्ते से, नाक के रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। 2 पॉइंट हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी समझ लें अच्छे से, उसके बाद आपको इसको नोट भी करना है। तीसरा पॉइंट है केमिकल मैसेंजर्स। क्या है? केमिकल मैसेंजर्स लाइक हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। केमिकल मैसेंजर्स यानी रासायनिक संदेशवाहक। रासायनिक संदेशवाहक, जैसे हमें गिर जाने पर चोट लग गई, पर ये जो चोट लगी है ये किसी केमिकल मैसेंजर के द्वारा हमारे माइंड तक पहुंचाया जाएगा कि हमें चोट लगी, और उसके बाद हमें दर्द का अनुभव होने लगेगा। मुझे बोलने में जितना समय लगा, इससे बहुत कम समय हमें किसी चोट के लगने पर फील होने में लगता है ना। वो काम किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा होता है। और हार्मोन्स के बारे में बच्चों आपको क्लास 8th में बहुत विस्तार से बताया जाएगा, जब आपको आपके शरीर में मौजूद ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी आप सभी इतना जानेंगे कि रासायनिक संदेशवाहक जैसे हार्मोन्स का भी परिवहन जो है वो रक्त के द्वारा किया जाता है। रक्त के द्वारा रासायनिक संदेशवाहक हार्मोन का परिवहन होता है। पहले इन तीनों पॉइंट्स को सभी बच्चे नोट करेंगे,
उसके बाद हम 2 पॉइंट और बचा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले सभी इन तीनों पॉइंट्स को सभी बच्चे हिंदी और इंग्लिश में जैसा भी चाहें नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, पॉइंट नंबर 4, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, है ना, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कैरिंग जर्म्स। हमारे शरीर में जो भी जर्म्स मौजूद होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करने का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है? हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर का उचित तापमान, एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखने में भी है ब्लड जो है वो योगदान करता है। अब प्रश्न है आप सभी से, जो पहला फंक्शन ब्लड का दिया गया, ये ब्लड में मौजूद कौन से कंपोनेंट की जिम्मेदारी है? पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर में इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड के कौन से कंपोनेंट के द्वारा ये काम परफॉर्म किया जाता है? तो ये होता है बच्चों आरबीसी के द्वारा। ठीक है। It also carries waste material from the different parts of the body to be removed by the excretory organs. ये जो आपका काम है ये कौन से कंपोनेंट के द्वारा परफॉर्म होता है? ये परफॉर्म होता है आपका, इसके द्वारा परफॉर्म होता है, ये परफॉर्म होता है आपका प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है। केमिकल मैसेंजर्स लाइक हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ये भी किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। और प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कैरिंग जर्म्स, ये होता है आपका WBC के द्वारा, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा। तो ये भी जो है सभी बच्चे ब्रैकेट में साइड में लिख लेंगे कि जो पहला पॉइंट है रक्त का कार्य, कि रक्त जो है पूरे शरीर में पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करता है। तो ये कार्य रक्त में मौजूद लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरे पॉइंट में सभी बच्चे देख रहे हैं रक्त के कार्य में, इट ऑल्सो कैरीज waste materials from the different parts of the body which can be removed by the excretory organs. तभी हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जी पदार्थ मौजूद हैं वो किसी न किसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हमारी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो हम अपनी सांस छोड़ते समय अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के प्रत्येक अंग से लेके आके और हमारी नाक के रास्ते से बाहर निकालने में कौन योगदान करता है? ब्लड। आप सभी को पता है हमारे शरीर में 2 तरीके की ट्यूब्स होती हैं। एक ट्यूब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है और एक ट्यूब में अशुद्ध रक्त बहता है ना। हम इसी चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे, आर्टरीज और वेन्स के बारे में, और हम देखेंगे कि किस तरह से ब्लड जो है वो हमारा हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है। ये सब भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। 4th पॉइंट सभी बच्चे देखें, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज कैरिंग जर्म्स, है ना, यानी हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए जो हमारे खून में मौजूद कंपोनेंट है, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनको हम कहते हैं, WBCs जो होते हैं, WBCs के अंदर ये ताकत होती है कि वो हमारे शरीर में मौजूद कीटाणुओं से लड़ते हैं और हमारे शरीर
का रोगों से बचाव करते हैं ना। और पांचवा पॉइंट है कि हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी चूंकि वो लिक्विड है हमारे शरीर में मौजूद है, तो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने में भी योगदान करता है। तो आई होप कि सभी बच्चों को ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से आपको प्रश्न पूछना है। और अगर प्रश्न मुझ तक पहुंच जाएगा तो मैं आपको उसी समय या अगले सेशन में उसका सॉल्यूशन करूंगी, मतलब मैं उसको समझाऊंगी आपको अच्छे से। तो अभी तक सभी बच्चों ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले हमारे शरीर में ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा और ब्लड के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। और ब्लड के जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो किस किस कंपोनेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आई होप कि सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा कि जैसे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है, आरबीसी करता है। तो जो ये कार्य है ये आरबीसी के द्वारा किया जाता है। वेस्ट मटेरियल को कैरी करने का काम कौन करता है, वेस्ट मटेरियल को कैरी करने का काम प्लाज्मा करता है। आपका शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो किसके अंदर होती है, डब्ल्यूबीसी में, व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है। तो सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ते रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर बिना संकोच के आपको प्रश्न करना है और उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। हम जब ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया और ब्लड के फंक्शंस या रक्त के कार्य के बारे में हमने पढ़ा। तो हम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताया था ब्लड कंपोनेंट्स में, तो प्लेटलेट्स का जो कार्य है वो क्या है, थोड़ा सा हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉटिंग क्या है? क्लॉटिंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस एट द टाइम ऑफ एनी फिजिकल इंजरी। यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, हमें कभी चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो खून बहना बंद हो जाए इसके लिए ये प्रक्रिया होती है ब्लड क्लॉटिंग की, या रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया। ये जो ब्लड क्लॉट है ये किसके द्वारा होता है? पूरा ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में मौजूद जो ब्लड का कंपोनेंट ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के कारण ही हमारे शरीर में खून जो है वो चोट लगने पर बहुत देर तक बहता नहीं, जम जाता है। प्लेटलेट्स के बारे में सभी बच्चे जान गए होंगे, सभी बच्चे जानते हैं डेंगू के बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। किसी भी प्रकार का बुखार आने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और प्लेटलेट्स फिर चढ़ाने भी पड़ते हैं अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो। ठीक है, तो जब भी हमें कोई फिजिकली चोट लगती है, व्हेन एनी फिजिकल इंजरी डैमेजेस अ ब्लड वेसल, है ना, होता क्या है, जब भी हमें कोई शारीरिक चोट लगती है तो हमारे जो रक्त, ब्लड जिस ट्यूब्स में ट्रेवल कर रहा है, खून जिन ट्यूब्स में चल रहा है, नलिकाओं में चल रहा है, उसमें इंजरी कोई होती है ना, हमारे कहीं नस में चोट लग गई तो क्या होगा, खून बहने लगेगा। तो the platelets release an enzyme that help in production of a protein, ये नाम है इसका थ्रोम्बिन। इसको क्या करना है, वैसे तो ये थोड़ा सा हाई लेवल है, लेकिन बच्चों को कहीं साइड में अगर आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आप अगर मान लीजिए कि ओलंपियाड में जा रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, या आप क्विज के लिए, साइंस क्विज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको लिखेंगे। अच्छा, आज की क्लास में आपने केवल दो चीजों को ब्लड क्लॉटिंग के बारे में नोट करना है। एक तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्लेटलेट्स उसको कंट्रोल करती हैं, और
हमारे शरीर में जब भी कोई चोट लगती है तो प्लेटलेट्स ऐसा एंजाइम रिलीज करती हैं, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ऐसा एंजाइम रिलीज करती हैं जो एक प्रोटीन निर्माण करती है। उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बिन, और इसके कारण ही क्या होता है, जो हमारे शरीर में खून बह रहा होता है वो जम जाता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू फाइब्रिन, यानी कि थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड में मौजूद फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, और इसलिए हमारा खून जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब धीरे धीरे बहना बंद हो जाता है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लड क्लॉटिंग वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन आज की क्लास में आप सभी बच्चों ने ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पूरा पढ़ लिया, और उसके बाद आपने फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा। सभी पॉइंट्स आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। ब्लड क्लॉटिंग वाला जो पॉइंट है ये आप अगले सेशन में अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि एक सेशन में ये वाला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगले सेशन में हम ब्लड क्लॉटिंग वाला जो आपका पॉइंट है ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। थोड़ा सा आप अपनी घर से भी पढ़ के आएंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।